हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका माई रिविजन्स पर। आज का टॉपिक जो है हमारा है ऑनरशिप, जो आता है किस सब्जेक्ट के अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक गाइस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताऊंगा कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे ऑनरशिप की, और मीनिंग को लेंगे, और उसकी डेफिनेशंस को समझेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ऑनरशिप के इंट्रोडक्शन से। The concept of ownership is one of the fundamental juristic concepts common to all systems of law. The idea of possession comes first, and later on the idea of ownership came into existence. Ownership followed possession. However, with the advancement of civilization, this idea became clearer. तो गाइस इसमें है क्या कि ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ये कॉमन है, हर एक सिस्टम ऑफ लॉ में पाया जाता है, और पोजेशन इससे पहले आया है एग्जिस्टेंस में। और इस ऑनरशिप का आइडिया जो है लेटर ऑन ये ऐड हुआ है। तो ऑनरशिप ने फॉलो किया है पोजेशन को। पोजेशन को कैसे फॉलो किया है कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कभी भी हमें किसी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप चाहिए होती है, हमें वहाँ पे अपना हक दिखाना है, तो उसके पहले हमें पोजेशन चाहिए होता है। पोजेशन के बाद हम उस प्रॉपर्टी पे अपनी ऑनरशिप का हक जाहिर कर सकते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट पोजेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस। और दूसरा क्या है कि एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन जैसे जैसे हुई, लोगों में एडवांसमेंट हुई, सिविलाइजेशन में एडवांसमेंट हुई, ये जो ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा उभर के आने लगा और थोड़ा क्लियर होने लगा। पीपल बिगेन टू थिंक इन टर्म ऑफ माइन एंड थाइन। लोगों ने अब मेरा तेरा करना शुरू कर दिया गाइज। अब जब मेरा तेरा होता है तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या मेरा है और क्या तेरा है। और ये कॉन्सेप्ट सिविलाइजेशन के साथ साथ और थोड़ा क्लियर और फाइन होता गया। और रोमन लॉ में भी इस टर्म को डिफाइन किया है विद टू टर्म्स, डोमेनियम एंड पोजेशन। डोमेनियम डिनोट्स टू एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग, और पोजेशन इम्प्लाइड्स ओनली फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। और ये टर्म जो ऑनरशिप की है, ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंग्लिश लॉ में इसको यूज़ किया गया, और ये टर्म 1853 में आई विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ऑनरशिप। और हिस्टोरिकली अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑनरशिप वॉज ऑल्सो रिकोगनाइज्ड इन इंडिया अंडर एंशियंट इंडियन लॉ। और ये एंशियंट इंडियन लॉ में डिफाइंड है, रिकोगनाइज्ड है, और इसको हमारे कई कमेंडेटर्स ने डिफाइन किया हुआ है, जैसे लाइक नारदा, यज्ञवल्क्य, व्यास एट्सेट्रा। तो गाइज़ ये हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन। हमने ऑनरशिप इंट्रोड्यूस कैसी हुई इंडिया में, तो ये और पूरे वर्ल्ड लेवल में, तो ये वो चीज़ है। अब इस चीज़ को गाइज़ देखिए, मैं आपको जब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ याद रहे। तो ये आपको याद रहे, तो इसलिए मैंने वो कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है और रेड कलर में मार्क किया हुआ है, ताकि आप इन टर्म्स को थोड़ा याद रखें। क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है कि हमें एग्ज़ाम में एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता हो, तभी हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और अच्छे से लिखने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिटी कहाँ से आएगी? अब आप 20 या 40 पेज लाइन्स तो किसी की याद नहीं करोगे, तो आपको कुछ टर्म्स को याद करना होता है, और उन टर्म्स के बेसिस पे अगर आपको उनकी समझ है तो आप उसको अच्छे से जितना मर्जी लिखना है लिख सकते हैं। तो इसको प्लीज़, ये जो हाईलाइटेड होती हैं इनको याद रखा कीजिए, और मैं आपको याद भी करवाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट हमारा था पोजेशन कम्स फर्स्ट। सेकंड पॉइंट था हमारा एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी ये टर्म क्लियर होती रही। थर्ड वन इज़ था रोमन लॉ में ये डिस्टिंक्ट विद टू टर्म्स है। और फोर्थ वन इज़ इंग्लिश लॉ में फर्स्ट टाइम ये 1853 में विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ऑनरशिप से आया था। और फिफ्थ वन इज़ हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एंशियंट इंडियन लॉ में भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो गाइज ये 5 टर्म्स याद रखनी है, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। और एक बात, मेरे को आपकी पूरी इंटेंशन चाहिए, मेंटली फिज़िकली दोनों आप फोकस हो जाइए इस वीडियो पे। मेरी ट्राई है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ ऑनरशिप।
अब मीनिंग ऑफ ऑनरशिप को हम कैसे समझ सकते हैं? मीनिंग ऑफ ऑनरशिप को हम 2 टर्म्स में ले लेते हैं, एक बेसिक टर्म, एक लीगल टर्म। बेसिक टर्म वो टर्म मान सकते हैं हम जो एक जनरल ओपिनियन, एक जनरल लोगों की होती है। तो वो क्या है कि इट्स अ राइट ऑफ पोजेशन समथिंग और एन एक्सक्लूसिव राइट एंड कंट्रोल ओवर अ प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ, हमारा किसी चीज़ के ऊपर पोजेशन है, क्योंकि हमारे पास पोजेशन है और वही हमारी ओनरशिप है। उस ओनरशिप की वजह से हमारा उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल है। और विच मे बी एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? एन एसेट, लैंड, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कुछ भी। और इन लीगल टर्म्स देखा जाए तो इट इज़ अ राइट ओवर अ थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर पर्सनस। तो लीगल टर्म्स में क्या है कि ये हमारा राइट होता है ओनरशिप का, और उस राइट की वजह से हम दूसरे लोगों को एक्सक्लूजन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। मतलब अगर मैंने कोई घर लिया हुआ है तो वो मेरा राइट है कि मैं दूसरों को उस घर से निकाल सकता हूँ। मतलब वो अगर इस घर में घुसेंगे तो वो मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकते। तो ऑनरशिप इज़ अ लीगल रिलेशन बिटवीन अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। और ऑनरशिप क्या होती है? एक रिलेशन होता है बिटवीन अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। और पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन कुछ भी हो सकता है गाइस, इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकती हैं, कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये पर्सन्स की डेफिनेशन में हो गया। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कॉर्पोरियल भी हो सकता है, इनकॉर्पोरियल भी हो सकता है। कॉर्पोरियल आपको पता होगा टेंजिबल होते हैं और इनकॉर्पोरियल इंटेंजिबल होते हैं। अब कॉर्पोरियल में क्या हो सकता है? लैंड, बिल्डिंग, कार, कुछ भी। और इनकॉर्पोरियल में होता है जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ये सब इनकॉर्पोरियल में आते हैं। The conception of ownership, like that of possession, is one of the fundamental juristic conception common to all system of law. A certain peculiar kind of relation between a person and a thing which are the objects of ownership. तो basically main objects क्या होते हैं ownership के? एक relation between a person and a thing। और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं? These are right in rem, right in personam और प्रोप्रिया और री एलिनिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में भी पढ़ाया हुआ है। और आपको एक थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, अगर आपने इसको समझना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और राइट इन रैम क्या होता है गाइज? राइट इन रैम होता है कि अ राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। जो हमारा राइट जो हमें मिला होता है पूरी दुनिया के खिलाफ, तो ये एक राइट इन रैम हो गया। और राइट इन पर्सोनम क्या हो गया? विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अब पर्टिकुलर पर्सन में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें एग्रीमेंट किया। अब वो एग्रीमेंट के हिसाब से वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं उसके ऊपर स्यू कर सकता हूँ। अब ये मतलब नहीं है कि मैं स्यू किसी के भी ऊपर कर सकता हूँ, उसी अगेंस्ट के पर्सन के अगेंस्ट करूँगा जिसके अगेंस्ट मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया। और राइट इन रिप्रोप्रिया, राइट इन रिप्रोप्रिया होता है कि वंस ऑन राइट, जिसका खुद का राइट है, उसका जो राइट है वो राइट इन रिप्रोप्रिया है। और राइट इन री एलिनिया क्या होता है? इनकम्बरेंस और राइट इन द थिंग्स ऑफ अदर। या तो हमारे पास इनकम्बरेंस हो किसी की और की चीज़ पे, या हमारा उसके ऊपर राइट हो। वो कैसे इनकम्बरेंस अराइज कैसे होती है गाइज? इनकम्बरेंस अराइज होती है जब हम ऑनर अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज़ पे दे देता है फॉर द टाइम बिंग, मान लीजिए 10 साल 40 साल, तो अब वो राइट उस पर्सन का बन जाता है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, पोजेस करने का। तो ये उसका राइट उससे कोई छीन नहीं सकता। तो ये होता है राइट इन रियल लीनिया। और ऑनरशिप में भी डिवाइडेड। अब ऑनरशिप को आप इस टर्म से भी देख सकते हैं, और इट में भी फॉर्मल, इट में मटेरियल। और इसमें 2 टर्म्स होती हैं। फॉर्मल हो गया विल पावर कैपेसिटी, और मटेरियल हो गया एलिमेंट दैट इज़ द थिंग ऑन्ड। तो अब फॉर्मल में देखते हैं। फॉर्मल में जो इसकी एलिमेंट होते हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, विल, पावर, कैपेसिटी। अगर हम किसी ऑनरशिप कैसे राइज हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी विल होनी चाहिए उस चीज़ को ख़रीदने की। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। पावर मतलब कि अगर मैं किसी चीज़ को ख़रीदने जा रहा हूँ तो सामने वाला मेरे को कुछ बताता है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट्स आपको तब मिल पाएगी, आपको ये कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो अगर मैं वो फुलफ़िल कर देता हूँ तो दैट इज़ कम्स अंडर माई पावर। और कैपेसिटी टू पे, मेरी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस चीज़ को मैं पे कर सकूं। अगर उस चीज़ को पे कर देता हूं, पावर इम्प्लीमेंट कर देता हूं, विल दिखाता हूं, तभी मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ओनरशिप क्रिएट कर पाऊंगा। और जब ये चीज़ें कर देता हूं तो वो मटेरियल एलिमेंट बन जाता है। वो क्या होता है? दैट इज़ दी थिंग ओन, जो मैंने चीज़ खरीद ली होती है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे। तो गाइज़ अब आपने मीनिंग ऑफ ऑनरशिप पढ़ लिया। मीनिंग ऑफ ऑनरशिप में भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है
इसमें आपको दो टर्म्स समझनी है। पहले की बेसिक टर्म, लीगल टर्म लेके चलना है। फिर आपको ओनरशिप को डिफाइन करना है, पर्सन रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड ऑनर। फिर ऑनरशिप के ही कॉन्सेप्ट से जो चीज़ें अराइज होती हैं वो है राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, राइट इन री प्रोप्रिया, राइट इन री एलिनिया। तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर आपको इसको दो एलिमेंट्स में समझना है ओनरशिप को, फॉर्मल और मटेरियल। तो ये आपका था मीनिंग ऑफ ओनरशिप। तो आगे चलते हैं। आगे हम जो करेंगे ऑनरशिप की डेफिनेशन करेंगे। ऑनरशिप की डेफिनेशन में सबसे पहले हम ऑस्टिन करते हैं। ऑस्टिन की क्या डेफिनेशन है? ऑस्टिन ने बोला है कि ओनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन विच सबसिस्ट बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप। मेन ऑब्जेक्ट ओनरशिप का क्या होता है? एक पर्सन का रिलेशन एक थिंग के साथ वो मैटर करता है। और सैलमन ने क्या बोला है? सैलमन ने बोला है ओनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। तो सैलमन ने बोला है कि ये एक रिलेशन है पर्सन और एक राइट का, जो कि उसी पर्सन के अंदर होता है, उस पर्सन को मिला हुआ होता है। तो ये सैलमन ने डिफाइन किया है। हॉफल्स ने बोला है ओनरशिप इज़ नॉट लाइक ए राइट बट एज अ कलेक्शन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड पावर। तो ऑनरशिप एक राइट ही नहीं है, ये कलेक्शंस हैं। किस चीज़ की कलेक्शंस हैं? इसमें तीन एलिमेंट बता दिए उसने, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड पावर, सम ऑफ विच आर फ्रिक्वेंटली फाउंड टू रेजाइड आइदर फॉर ए लिमिटेड पीरियड परपेचुअल इन पर्सन्स अदर देन दी ओनर। तो ये जो तीन उसने एलिमेंट्स बताए, कहता है अब हॉफल्स क्या कह रहा है? हॉफल्स कह रहा है कि ये एक राइट जस्ट नॉट लाइक अ राइट, ये कलेक्शंस ऑफ राइट हैं, प्रिविलेजेस हैं, पावर हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली फाउंड हो जाती हैं किसी भी पर्सन में फॉर ए लिमिटेड पीरियड। और वो पर्सन कौन होता है? अदर देन दी ओनर। ओनर को छोड़ के जो पर्सन्स होते हैं वो, उनकी बात कर रहा है। और एलिमेंट्स ऑफ ऑनरशिप उसने क्या बताया है? पोजेशन, यूजिंग एंड डिस्पोजिशन। और मेन जो ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, ऑनर होता है, उसके पास क्या चीज़ें होती हैं? पोजेशन, यूजिंग एंड डिस्पोजिशन। अब हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी, तीन चीज़ों में डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में ऑस्टिन ने बोला कि ये रिलेशन है पर्सन और थिंग का। सैलमन ने बोला रिलेशन है ये बिटवीन पर्सन और एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। और हॉफल्स ने बोला कि इट्स नॉट ओनली अ राइट, ये कलेक्शन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस हैं और लोगों के भी हो सकते हैं अदर देन दी ऑनर। अब गाइज इस चीज़ को समझना होगा, तीनों को हम आपस में कोरिलेट करें तो क्या डिफरेंस क्या निकलता है। अब देखो ऑस्टिन ने जब बोला, ऑस्टिन ने एक बेसिक टर्म, बड़ी कॉमन सी चीज़ वर्ड बोल दिया कि हाँ ये एक पर्सन और एक थिंग के बीच में राइट है। बट सैलमन ने उसको थोड़ा और डिफ़ाइन कर दिया। उसने बोला कि ये एक थिंग के बीच में ही नहीं है, ये एक रिलेशन है पर्सन का और उसके राइट का, जो कि वेस्टेड करता है उसी के अंदर, क्या उसका वो हक है उस। तो ये सैलमन ने बोला। हॉफल्स ने क्या बोल दिया? हॉफल्स ने थोड़ा राइट के बारे में ही बात की है, बट उसने इस चीज़ को और एलेबोरेट कर दिया। उसने बोला कि ये एक ऑनर का ही राइट नहीं होता। जो सैलमन ने बोला, उसने बोला कि ये, हॉफल्स ने उसके अगेंस्ट बोला कि ये एक ऑनर का ही राइट नहीं होता, ये राइट किसी भी पर्सन का हो सकता है जो कि राइट्स के। अब राइट्स उसने सिर्फ एक राइट को कलेक्शन ऑफ राइट्स में बोल दिया, जिसमें प्रिविलेजेस होती हैं, पावर्स होती हैं। मतलब ये क्या चीज़ें हैं? पोजेशन, यूजिंग, डिस्पोजिशन। तो कहता है ये तीन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट किसी भी पर्सन के पास हो सकता है, तो उसको भी ऑनरशिप बोल सकते हो आप। और वो क्या होता है, लेकिन एक फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो अब वो लोग कौन से हो गए? जिन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी होती है किसी ऑनर से। अब ऑनर किसी अगर पर्सन को लीज पे प्रॉपर्टी देता है, रेंट पे दे देता है, अब उसने किसी को रेंट पे दी तो उसकी हिम्मत है कि वो उस घर में घुस के बैठ जाए, सोना शुरू कर दे, रहना शुरू कर दे, जब तक कि वो पर्सन जिसको लीज़ पे दे रखा है वो वहाँ पे है। जब उसकी लीज़ कंप्लीट होगी तब ही ऑनर उस घर में घुस सकता है। तो ये भी एक ऑनरशिप होती है। तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑनरशिप पूरी हर एक एलिमेंट नहीं हो सकता उसमें। तो उसने बोला भी है कि it's a collection of rights, privilege and power, some of which are frequently found। मतलब कुछ पार्ट जो फॉलो किया जा सकता है। जैसे अब कोई जिसको लीज पे दे रखा होगा तो वो क्या यूज़ कर सकता है? वो पहले तो उस चीज़ का पोजेशन लेगा, ठीक है, फिर उसको यूज़ करेगा। डिस्पोजिशन का उसके पास नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्पोजिशन का जो राइट है वो ऑनर के पास है। तो ये ऐसे डेफिनेशंस को आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से।
चलिए आगे चलते हैं, ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ऑस्टिन फोकस्ड ऑन 3 एट्रीब्यूट्स एज फॉलोज। ऑस्टिन ने 3 एट्रीब्यूट्स बोले हैं। एक है इंडेफिनेट यूज़र। ऑस्टिन इंडेफिनेट यूज़र में क्या बोलते हैं? ऑस्टिन मीन्स इंडेफिनेट यूज़र कौन है? दैट द ओनर ऑफ द थिंग इज़ फ्री टू यूज़ और मिस यूज़ द थिंग इन अ वे ही लाइक्स। तो ऑनर जो है वो यूज़ और मिस यूज़ जैसे जो मर्जी करे प्रॉपर्टी के साथ, वो उसका हक है। हाउ एवर यूज़ ऑफ द टर्म इंडेफिनेट हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस। और उसने जो टर्म इंडेफिनेट यूज़ किया उसका एक स्पेशल पर्पस है। उसने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज द यूज़ ऑफ लैंड ऑफ बाई द ओनर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाई द एग्रीमेंट और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी है ऑनर करता है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। मतलब उसका कहने का ये है कि वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता। उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं एग्रीमेंट की या ऑपरेशंस ऑफ लॉ। और राइट ऑफ यूज़र ऑफ एन ऑनर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। और ऑनर का जो यूज़ होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। इनकम्बरेंस आल्सो रिस्ट्रिक्ट्स दी ऑनर्स राइट टू यूज़। इनकम्बरेंस कैसे? इनकम्बरेंस मैंने बताया था कि जब हम आप किसी और को वो राइट दे देते हैं, इन लीज़ दे सकते हैं, इन सिक्योरिटी, इन मॉर्गेज। तो मैंने किसी को प्रॉपर्टी लीज़ पे दे दी, अब वो रह रहा है, तो मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ जब तक हमारा टर्म्स ख़त्म नहीं होती। तो ऑनर की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो ये उस टॉपिक को डिफ़ाइन कर रहा है। तो आगे सेकंड है हमारा unrestricted disposition. It implies that the power of disposition of the owner is absolutely free to dispose it to anyone. तो इसमें ऑस्टिन बोल रहे हैं कि जो डिस्पोजिशन की पावर है वो फ्रीली है, वो कभी भी किसी को भी डिस्पोज कर सकता है। Thus he regards the right of alienation. इसलिए उसने इस कॉन्सेप्ट का रिगार्ड किया है, राइट ऑफ एलिनेशन को उसने प्रमोट किया है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ राइट ऑफ एलिनेशन जो बोलते हैं कि किसी को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्टिन। बट टू से दैट एन ऑनर हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू डिस्पोजिशन इज़ नॉट करेक्ट। बट अगर ये देखा जाए कि अगर ऑस्टिन बोल रहे हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड राइट होता है डिस्पोजिशन टू एनी पर्सन एनी टाइम, तो वो सही नहीं है। ए माइनर कैन ओन प्रॉपर्टी दो ही कैन नॉट एलिनिएट। अब जैसे एक माइनर है वो प्रॉपर्टी खरीद तो सकता है, बट वो प्रॉपर्टी को आगे एलिनिएट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो माइनर है। तो उसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है गार्जियंस। तो माइनर की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। और गवर्नमेंट में एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओनर्स डिसेंट। और गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑनर्स डिसेंट, ऑनर के इंटरेस्ट के बावजूद। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में है अनलिमिटेड ड्यूरेशन। हाउएवर टू से दैट ऑनरशिप इज़ अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन इज़ आल्सो नॉट करेक्ट। अब ड्यूरेशन में भी ऐसा नहीं है कि ये फॉर द अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये कभी भी ड्यूरेशन ख़त्म हो सकता है। इट मे एंड्स विद हिज इंसॉल्वेंसी और इट मे बी टर्मिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर मान लीजिए वो बंदा ही इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो वो प्रॉपर्टी का क्या कर पाएगा? नहीं कुछ कर पाएगा, उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, बेचना पड़ेगा तो उसका ड्यूरेशन ऐसा तो है नहीं कि जो एक चीज़ खरीद ली वो लाइफ टाइम के लिए चलेगी। तो वो तो कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। अब टर्मिनेट कर सकती है गवर्नमेंट उसकी ऑनरशिप को। कैसे? अगर गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ले ली उससे, तब भी उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके। ऑस्टिन को आगे क्रिटिसाइज़ किया है मैनी राइटर्स ने। हॉलैंड ने बोला है कि जैसे ऑस्टिन ने बोला था कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग, तो हॉलैंड बोलते हैं कि हॉलैंड डिफाइन करते हैं ऑनरशिप एज अ राइट ऑफ एब्सोल्यूट। तो हॉलैंड क्या बोलता है कि नो, इट्स अ राइट ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू हिम ऑनरशिप is an aggregate of all rights pertaining to the possession, enjoyment और disposition of an object। तो ये एक राइट है, एक प्रॉपर्टी अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हमारा वो राइट में क्या पर्टेन करता है? पोजेशन, इन्जॉयमेंट और डिस्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, अब सेलमेंट भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। सेलमेंट कहते हैं कि ऑनरशिप इज़ नॉट मेरियल ए राइट। ऑनरशिप एक राइट ही नहीं है, इट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। तो ऑनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन ए पर्सन और अ राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। मतलब उसी पर्सन में जो राइट वेस्ट करता है वो ही ऑनरशिप कहलाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ डिस्पोजिशन
हैज़ आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड, और ये कॉन्सेप्ट भी उसका क्रिटिसाइज़ किया है ऑस्टिन का कि अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ डिस्पोजिशन, जो उसने ऑस्टिन ने बता रखा है, हिज राइट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल्ड बाय द स्टेट। उसका ये राइट ऑफ डिस्पोजिशन कभी भी कोई भी स्टेट कर्टेल कर सकती है, हटा सकती है, ये जो कि डिफाइंड भी है अंडर आर्टिकल 31 सब सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट कैन एक्सरसाइज हिज पावर टू टेक अवे द प्रॉपर्टी। तो स्टेट कभी भी प्रॉपर्टी ले सकती है अंडर सेक्शन आर्टिकल 31 सब सेक्शन 2। तो ठीक है गाइज, ये था ऑस्टिन का डेफिनेशन। उसमें उसने 3 एब्रीवेशंस दे रखी थी, वो आपने पढ़ ली। फिर ऑस्टिन की क्रिटिसिज्म भी आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं सेलमन की डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू सेलमन, ओनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। तो ऑनरशिप क्या है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज़ वेस्टेड इन हिम। मीन्स ऑनरशिप इज़ अ राइट, ऑनरशिप एक राइट है जो कि रिजाइड करता है एक पर्सन के अंदर ही, इन रिलेशन टू अ थिंग। किसके रिलेशन में? एक थिंग के रिलेशन में, और एंड अवेलेबल अगेंस्ट ऑल अदर पर्सनस। और वो राइट को हम अवेल कैसे कर सकते हैं? ऑल अदर पर्सनस के अगेंस्ट कैसे अवेल कर सकते हैं? उनको ये दिखा के कि इसके ऊपर ऑनरशिप उसकी है और वो अपनी मर्जी उस पर दिखा सकते हैं। सेलमन डिफाइंस ऑनरशिप in two abbreviations. He said ownership is a relation between a person and a right that is vested in him, और ownership is a incorporeal body। incorporeal body मैंने आपको बता दिया था। अब सेलमन की डेफिनेशन को डगेट्स ने क्रिटिसाइज़ किया है। डगेट्स ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया है? ही asserted that what a person really owns is a thing। अब सेलमन बोलते हैं कि ऑनरशिप एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन एंड अ राइट, बट इस पे डगेट्स बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन और एक थिंग के बीच में, जो कि एक पर्सन खरीदता है। तो क्या बोला है? ही असर्टेड दैट व्हाट अ पर्सन रियली ओन्स इज़ अ थिंग एंड नॉट अ राइट। तो पर्सन क्या करता है कि वो एक चीज़ खरीदता है, ना कि वो राइट खरीदता है। ये डगेट्स का कहना है। एंड सेज ऑनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग एंड दिस रिलेशन गिव्स द ऑनर ए राइट टू यूज़, इंजॉय और डिस्पोज। कहता डगेट्स क्या कह रहे हैं? डगेट्स कह रहे हैं कि पहले क्या होता है, आदमी एक चीज़ को परचेज़ करता है, तो थिंग इम्पॉर्टेंट है इसमें, थिंग को परचेज़ करता है, और जैसे ही वो उस चीज़ को उस थिंग को परचेज़ कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, उसके बाद जाके उसका वो राइट एराइज होता है। तो राइट की बात डगेट्स नहीं करते, वो कहते हैं थिंग ही इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशन में बिटवीन पर्सन एंड अ थिंग। तो ये दो चीज़ मैटर करती हैं। थैंक यू गाइज, होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने आपको बोला था कि आपको 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो फोकस करना है मेरी पढ़ने के टाइम पे अपने मेंटली फिज़िकली आप इधर होने चाहिए, और सेकंड मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगा, तो वो ये है कि आप इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं औरों तक पहुंच सकूं। तो थैंक यू वेरी मच।